So today's lecture is based on liabilities. As we all know, liabilities is what a business owes. इसमें suppliers भी हो सकते हैं, vendors भी हो सकती हैं, third parties भी हो सकती हैं. So जो भी business owe करता है, that is a liability for a business. Last time हमने different kind of liabilities पढ़ी हैं during different sessions. जैसे आपने accounts payable पढ़ा है, notes payable पढ़ा है, accrued expenses पढ़ा है, unearned revenue पढ़ा है. लोन होता है. सो वी हैव वेरियस काइंड्स ऑफ लाइबिलिटीज. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यूजुअली लाइबिलिटीज भी एसेट्स की तरह क्लासिफाई की जाती हैं इनटू करंट एंड नॉन करंट, also short term and long term liabilities. So the liabilities that have a maturity period of a year are short term or current liabilities, and if it's more than a year then that is non-current or long-term liabilities. मैच्योरिटी पीरियड का भी हम बता चुके हैं कि मैच्योरिटी क्या होती है, कि कब ये लाइबिलिटी हमारी ख़त्म हो रही है, कब ये लाइबिलिटी ड्यू है. सो वेन एवर दैट लाइबिलिटी इज ड्यू, दैट इज द मैच्योरिटी पीरियड. बिजनेस क्यों लाइबिलिटीज में इन्वॉल्व होता है? लाइबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज डेट. सो व्हाई लाइबिलिटी? A business has two sources of financing. One is equity financing and second is debt financing. Equity financing सबसे पहले क्या है कि आप for example if you are sole proprietor then you will invest your own capital. If you are investing your cash, it's a capital. It's your own equity. And अगर कोई कॉर्पोरेशन है, जैसे हम प्रीवियसली डिस्कस कर सके हैं, कॉर्पोरेशन जो होती है वो स्टॉक्स इशू करती है, सेल करती है. So if a corporation is issuing stocks, so that is the equity financing. जाहिर सी बात है, हम स्टॉक सेल कर रहे हैं टू द पब्लिक. पब्लिक स्टॉक्स के बदले में हमें क्या दे रही है? कैश. और पब्लिक के पास क्या जा रहा है? स्टॉक. सो हम एक्चुअली पब्लिक से क्या रेज कर रहे हैं? वी आर रेजिंग कैश, वी आर रेजिंग फाइनेंसिंग. सो दिस इज इक्विटी फाइनेंसिंग. व्हेन यू रेज मनी बाय इशूइंग स्टॉक्स, दैट इज इक्विटी फाइनेंसिंग. एंड सिमिलरली अगर आप पब्लिक से पैसा रेज कर रहे हैं बाय नॉट इशूइंग स्टॉक, बल्कि आप बॉन्ड सेल कर रहे हैं. सो बॉन्ड इज अ फॉर्म ऑफ अ लाइबिलिटी. बॉन्ड इज वन ऑफ द लाइबिलिटीज. सो अगर आप बॉन्ड सेल कर रहे हैं, अगेन पब्लिक के पास क्या जा रहा है? बॉन्ड जा रहा है. पब्लिक आपको क्या दे रही है? कैश दे रही है. यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं? यू आर रेजिंग मनी, यू आर रेजिंग फाइनेंसिंग. सो दिस इज डेट फाइनेंसिंग. सो जो भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है किस तरह से कंपनी फाइनेंस कर रही है अपने बिजनेस को. सो दो फाइनेंसिंग होती है, इक्विटी एंड डेट फाइनेंसिंग. और डेट फाइनेंसिंग के अंदर आपकी तमाम किस्म की लाइबिलिटीज आ जाती हैं हमारे पास. अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है. यूजुअली देयर आर टू पार्टीज, वन इज बोरोर एंड वन इज लेंडर. सो बोरोर इज हु? बोरोर वही कंपनी जो लाइबिलिटी ले रही है, जो लाइबिलिटी पे कोई भी काम कर रही है. एंड हु इज द लेंडर? वो पार्टी जो आपको कोई भी चीज सेल कर रही है उधार पे. ठीक है. सो दैट इज वो जो पार्टी है वो लेंडर कहलाती है. एंड हमारी अकाउंट्स या फाइनेंस के टर्म में भी यूजुअली कॉल देम क्रेडिटर. हम उनको क्रेडिटर्स कहते हैं. क्रेडिटर्स कौन से हैं? क्रेडिटर्स वो हैं जिनको बिजनेस से पैसा देना होता है, जो आप ओ करते हैं. ठीक है. सो जो भी लेंडर्स हैं दे आर यूजुअली नोन एज क्रेडिटर्स. अच्छा, यूजुअली कभी कभी ये होता है कि कंपनीज कोलैप्स भी करती हैं. कोलैप्स का मतलब ये है कि कभी कभी कंपनी जो होती है वो शट डाउन हो रही होती है. उस कंडीशन में क्या करती है कंपनी के अपने तमाम एसेट सेल करके, जो भी उसकी दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसको पेमेंट्स जिनको पे बैक करनी होती है उनको पेमेंट्स पे बैक करते हैं बाय सेलिंग देयर एसेट्स, या किसी भी मीन से वो अपने जितने भी लोगों को उनको पे बैक करना होता है उनको पे बैक करते हैं. अच्छा, जब भी कंपनी कभी भी कोलैप्स करती है या फाइनेंशियल डिस्ट्रेस पीरियड में जाती है, तो कंपनी इज लायबल टू पे इट्स क्रेडिटर्स फर्स्ट. ओनर्स को पेमेंट करने से पहले सबसे पहले जो पैसा जाता है वो जाता है आपके क्रेडिटर्स को, ना ही कि ओनर्स को. सो ये है हमारे क्रेडिटर्स की वर्थ, कि अगर कभी भी कंपनी कोलैप्स होने लगी है, सो फर्स्ट दे हैव टू फुलफिल द पेमेंट्स ऑफ द क्रेडिटर्स एंड देन दे कैन पे द ओनर्स. यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन की हुई है कुछ करंट लाइबिलिटीज, कुछ नॉन करंट लाइबिलिटीज. सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं.
सो हम इसका एक रिव्यू देखेंगे। सबसे पहले अकाउंट्स पेबल, whatever if for example if you are buying any machinery or account and you are not paying in cash, that is accounts payable, हमने बाद में पे करना होता है। देन हमारे पास है नोट्स पेबल। नोट्स पेबल को भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अकाउंट रिसीवेबल एंड नोट रिसीवेबल था, वैसे ही बिल्कुल अकाउंट्स पेबल एंड नोट्स पेबल है। नोट्स पेबल के अंदर भी देयर इज अ प्रॉमिसरी नोट इन्वॉल्व। अगेन इसमें कौन पे है, किस पार्टी को पैसे मिलने हैं, किस पार्टी ने देने हैं, किस डेट पे देने हैं, क्या अमाउंट है, क्या इंटरेस्ट है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस नोट। अगेन नोट रिसीवेबल की तरह नोट पेबल में भी क्या है, सबसे पहले इसमें एक प्रिंसिपल अमाउंट होगा। प्रिंसिपल अमाउंट हुई कि यानी आपने जो नोट साइन किया है एक्चुअली उस नोट की वर्थ कितनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई हैव परचेज्ड अ मशीनरी वर्थ 50,000 and I have signed a note against this purchased and this note bears an interest of 6%. ठीक है, and this note is due in 6 months। ये एक एग्जांपल है। सो यहाँ पे उस एक्चुअल नोट की वर्थ कितनी है, दैट इज 50,000। जो 50,000 क्यों है, क्योंकि जो मैंने मशीनरी परचेज की और जिसके अगेंस्ट मैंने ये नोट इशू किया है उसकी वर्थ 50,000 है। अब जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट उस वर्थ के ऊपर है, वो जो भी उसका फेस वैल्यू है, जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी इंटरेस्ट है उस पर चार्ज हो रहा है। सो जब भी हमारा नोट बनता है या जब भी हम नोट्स पेबल की बात करते हैं, नोट्स पेबल के अंदर एक आपका प्रिंसिपल अमाउंट आता है यानी जो आपकी फेस वैल्यू होती है, एंड देन उसके साथ साथ आप एक इंटरेस्ट अपना चार्ज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल नोट्स रिसीवेबल की तरह जैसे हमने वहां पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की थी, बिल्कुल नोट्स पेबल में इसी तरह से कैलकुलेशन होगी, क्योंकि नोट्स रिसीवेबल के अंदर किसी ने रिसीव करना था और जिसने रिसीव करना था उसको किसी ने पे करना था। तो बिल्कुल सेम मेथड है इंटरेस्ट हमारा मालूम करने का, और वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखा हुआ है, प्रिंसिपल इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम। अगर किसी को कोई कैलकुलेशंस में इसके प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप नोट्स रिसीवेबल के लेक्चर में जाइएगा, देखिएगा हाउ डिड वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट एक्सपेंस। सो दिस इज हमारा इंटरेस्ट किस तरह से हम अपना कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, नोट्स पेबल के हवाले से कि ऑब्वियसली हमने किसी को पे करना, हमने किसी से लाइबिलिटी पे कोई चीज ली हुई है, हमने उसके अगेंस्ट नोट साइन किया है, तो सबसे पहले तो हम पे एक नोट्स पेबल यानी आगे जाके पे करना है, उसकी लाइबिलिटी रेज हो गई। साथ साथ उस पेबल के साथ हमें जो किसी को इंटरेस्ट देना है वो हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। सो जो भी बॉरोअर होता है, बॉरोअर को दो चीजें देनी है, एक तो जो नोट्स पेबल है जिसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे करना है, एंड उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस भी देना है। फॉर अ बॉरोअर इट्स एन एक्सपेंस, याद रखिएगा। ठीक है, एक्सपेंस किस चीज का है, जो आपकी लाइबिलिटी है, जो आपने बाद में उधार देना है उस पर आपको एक्सपेंस पे करना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरी जो पार्टी है वो आपको इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। सो इंटरेस्ट जब हमें पे करना होता है दैट इज एन एक्सपेंस फॉर अ कंपनी। Whenever you have to pay an interest, interest is always an expense, but when an expense, when you have to pay it, when you have to receive an interest, that would be your revenue। ठीक है, सो यहाँ पे सिंस हम पेबल की बात कर रहे हैं, हमें इंटरेस्ट भी पे करना है, सो इंटरेस्ट वुड बी एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी। Then we have accrued liabilities, also known as accrued expenses। हमने accrual accounting में पढ़ा था। Accrued liabilities और accrued expenses are those expenses which have been incurred but not yet paid। अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि जैसे हमारे पास सैलरीज हैं और हमने मंथ एंड की एग्जांपल दी थी कि हमारे पास सैलरी का एक्सपेंस हो चुका है बट वी आर गोइंग टू पे इन द नेक्स्ट वीक। सो दिस इज अक्रूड लाइबिलिटी या अक्रूड एक्सपेंस, के एक्सपेंस हो चुका है बट बाद में पे करना है। सबसे कॉमन जो हमारी एग्जांपल्स होती हैं वो इंटरेस्ट की होती हैं, टैक्स की होती हैं, और हमने बल्कि अपने अक्रूअल अकाउंटिंग के अंदर आई थिंक हमने इंटरेस्ट की एग्जांपल दी थी। ठीक है, जैसे अभी भी मैंने आपको यहाँ पे भी एग्जांपल दी थी कि जो 6 मंथ्स का नोट है और 6 मंथ्स पे हमारा ड्यू है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अभी मुझे वो 6 महीने बाद देना है, इंटरेस्ट भी 6 महीने बाद देना है और मुझे नोट का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी मुझे 6 महीने बाद देना है। बट अगर ऐसा केस हो कि मेरा मंथ एंड हुआ है और मुझे मंथ एंड पे आपको बताना है कि जी जो मैंने नोट इशू किया था, ये जो मेरी नोट की लाइबिलिटी है तो ये 6 मंथ्स पे ड्यू और 6 मंथ्स का मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस देना है,
बट अगर मैं 1 मंथ के एंड पे अपनी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन बना रही होंगी, तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही होंगी, मुझे वहाँ पे बताना होगा कि अभी तक मेरा 1 मंथ का कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर हुआ है। याद रखें, जब मैं मंथ एंड पे बता रही होंगी कि मेरा कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर हुआ है, तब मैं कोई पेमेंट नहीं कर रही। क्यों? पेमेंट कब ड्यू है? आफ्टर 6 मंथ्स। सो तब मैं वहाँ पे सिर्फ ये बता रही हूँ कि मेरा एक्सपेंस कितना हो चुका है और इस एक्सपेंस के अगेंस्ट मुझे कितनी पेमेंट करनी है। क्योंकि अभी मैं पेमेंट नहीं कर रही हूँ तो कैश तो नहीं आएगा, क्या आएगा? पेबल आएगा। ठीक है, सो इट मीन्स अक्रूड लाइबिलिटीज या अक्रूड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो हो चुके हैं बट अभी तक हमने पेमेंट नहीं की है, पेमेंट हमें फ्यूचर में करनी है। नेक्स्ट इज अनअर्न्ड रेवेन्यू, ये भी हम पहले देख चुके हैं। You have the company has, yeah, the business have already received an advance payment, but the services will be provided in the future. सर्विस आपने बाद में प्रोवाइड करनी है, एडवांस पेमेंट हम पहले ले चुके हैं। सो दिस इज अनअर्न्ड रेवेन्यू और इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इसको हमने डिस्कस नहीं किया, अभी हम डिस्कस करेंगे करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। सो इफ वी ब्रेक दिस होल, इसको हम अगर ब्रेक करें पूरी इस टर्म को, तो ये क्या बोलेगा कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का करंट पोर्शन, राइट, कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का एक पोर्शन जो करंट लाइबिलिटीज के तौर पे ट्रीट होता है। यूजुअली होता क्या है कि हमारी कुछ लाइबिलिटीज होती हैं जो ऑब्वियसली 1 ईयर से ऊपर होती हैं, ठीक है, 1 साल से ऊपर मेरी लाइबिलिटीज हैं। अब होता क्या है, वो जो मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है उसका एक पोर्शन ऐसा होगा जो अभी नेक्स्ट आने वाले 12 मंथ्स में ड्यू होगा, और एक उसका पोर्शन वो होगा जो उन 12 मंथ से बियॉन्ड होगा ड्यू। ठीक है, सो जो विद इन 12 मंथ्स ड्यू होगा उस पोर्शन को हम करंट लाइबिलिटी के तौर पे अपनी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेंगे, और जो उस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का पोर्शन मोर देन अ ईयर ड्यू होगा अभी, हम उसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या नॉन करंट लाइबिलिटीज में अपनी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होती है, यहाँ पे आपकी 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाएंगी। किस तरह से 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाएंगी कि उसका एक पोर्शन हम करंट लाइबिलिटीज के तौर पे ट्रीट कर रहे होंगे और दूसरा पोर्शन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। फॉर एग्जांपल अभी 2018 ईयर है, ठीक है, एक हमारी लोन है, एक हमारी लाइबिलिटी है, लोन है। लोन हम एग्जांपल ले लेते हैं, लोन है जो कि अभी 3 साल उसकी मैच्योरिटी पीरियड है, 3 इयर्स। ठीक है, 2018 के एंड से लेके अभी तक जो उसकी मैच्योरिटी पीरियड बचा है वो 3 इयर्स है, यानी अभी वो 3 साल तक वो लोन हमारा चलता रहेगा। अब 2018 के एंड में मैं इस 3 साल के लोन का जो 1 ईयर का पोर्शन होगा मैं उसको करंट लाइबिलिटीज में लिखूंगी, और जो रिमेनिंग 2 ईयर्स का पोर्शन होगा वो मैं उसको लॉन्ग टर्म अपनी लाइबिलिटीज में रिफ्लेक्ट करूंगी। सो ये करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होता है, इन शॉर्ट आपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। 2 हिस्से या 3 हिस्से डिपेंड करता है कि लाइबिलिटीज कितने सालों की है। ठीक है, एक उसका जो 1 पोर्शन होता है वो किस पे बेस्ड होता है, 1 ईयर पे बेस्ड होता है, और बाकी जो उसका पोर्शन होता है जितने भी वो रिमेनिंग ईयर्स होते हैं उस पे बेस्ड होता है। सो एक पोर्शन उसका करंट लाइबिलिटीज में रिफ्लेक्ट होगा, दूसरा पोर्शन उसका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट करंट लाइबिलिटीज। इसके अंदर हमें ट्रांजैक्शंस यानी जर्नल एंट्रीज भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, अक्रूड लाइबिलिटीज और अनअर्न्ड रेवेन्यू, इन तमाम चीज़ों की आप एंट्रीज पहले ही कर चुके हैं। सो वी डू नॉट हैव टू रिपीट इट। ये आप लोग अपने रिव्यू कर सकते हैं बट वी डोंट हैव टू रिपीट, क्योंकि हम पहले ही इनकी तमाम की ट्रांजेक्शन्स कर चुके हैं। ये जो करंट पोर्शन है इसको हम अभी मजीद आगे जाके डिस्कस करेंगे, किस तरह से वी फाइंड आउट दिस पोर्शन एंड हाउ डू वी रिफ्लेक्ट इन आवर बैलेंस शीट। सेकेंड वी हैव ऑन द राइट साइड आप देख सकते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। जो 3 प्रोमिनेंट है वो कौन सी हैं, हमने यहाँ पे लिस्ट आउट की हुई है। सबसे पहले है मैच्योरिंग ऑब्लिगेशंस इंटेंडेड टू बी रीफाइनेंस्ड। कभी कभी क्या होता है कि हमने जो भी लोन लिया हुआ है या कोई भी हमारी लाइबिलिटी है हम वापस उसको रीफाइनेंस कर रहे हैं, जैसे हम उस लोन को मजीद आगे एक्सटेंड करें। यूजुअली लोन में होता है
कि बैंक से जब आप लोन लेते हैं, लोन का पीरियड आपका एंड होने वाला है, सो विथ म्यूचुअल अग्रीमेंट के बैंक भी अग्री करे और आप जो पार्टी है हम भी, बिजनेस भी अग्री करें, जो बोरर है और लेंडर दोनों अग्री करते हैं, और उनकी अग्रीमेंट की बेसिस पे जो भी उनका लोन होता है वो मजीद एक्सटेंड हो जाता है। यानी अगर 1 साल का था, जैसे ही वो लोन खत्म होने लगा है तो बोरर विल रिक्वेस्ट दी लेंडर एंड दोनों के म्यूचुअल अग्रीमेंट की बेसिस पे वो लोन आपका एक्सटेंड हो सकता है। तो जैसे ही वो लोन आपका एक्सटेंड हो जाता है, इस किस्म की लाइबिलिटी को आप कहते हैं मैच्योरिंग ऑब्लिगेशंस इंटेंडेड टू बी रीफाइनेंस्ड। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो लोन लिया हुआ है वो किसी मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए लिया हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि वो लोन से मैं क्या कर रही हूँ, उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रही हूँ। ये जो फाइनेंस का वर्ड है मैं इसके लिए आपको बता रही हूँ मेनली, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होती है। तो रीफाइनेंस का मतलब ये होता है कि भले आपने कोई एसेट लिया हुआ हो लोन की बेसिस पे, भले आपने कोई अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो उस लोन की बेसिस पे, ठीक है, सो आप अगर उस लोन को मजीद बढ़ा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उस एसेट को आप एक्चुअली रीफाइनेंस कर रहे हैं। ठीक है, यानी उस एसेट के अगेंस्ट आप वापस से लोन ले रहे हैं, या आप उस बिजनेस जो भी आपका प्रोजेक्ट है आप उसके अगेंस्ट वापस से आप अपना लोन ले रहे हैं। ठीक है, सो कोई भी लाइबिलिटी जो खत्म होने वाली होती है एंड मजीद वो एक्सटेंड हो जाती है, उसको हम कहते हैं मैच्योरिंग ऑब्लिगेशंस इंटेंडेड टू बी रीफाइनेंस्ड। Then second is installment notes payable, commonly known as long term notes payable. अच्छा, यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज के अंदर भी देयर इज अ नोट पेबल, बट करंट लाइबिलिटीज हमें पता है कि ये विद इन अ ईयर ड्यू होती हैं। सो यहाँ पे जो नोट्स पेबल है इसकी मेच्योरिटी पीरियड कितना होगा, अ ईयर। बट नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर जो इंस्टॉलमेंट नोट्स पेबल लिखा हुआ है वो क्या है, मोर देन अ ईयर ड्यू। और ये जो हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर नोट्स पेबल आता है लॉन्ग टर्म, ये यूजुअली होता है इंस्टॉलमेंट नोट्स पेबल। इंस्टॉलमेंट नोट्स पेबल ये होता है, शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है कि आपने यूजुअली एक ही बार आपने पेमेंट करनी होती है। जैसे हमने एग्जांपल दी थी 6 महीने में ड्यू है, तो मुझे इंस्टॉलमेंट की बेसिस पे पे नहीं करना था, मुझे 6 महीने एंड होने पे उसको पे करना था उस नोट को। बट यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंडर ये नोट्स पेपर लिखा हुआ है, इसमें क्या है कि आपने एक साथ एंड में पे नहीं करना, आपने क्या करना है, इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में इसको पे करते रहना है। हम देखेंगे किस तरह से हम इसको इंस्टॉलमेंट्स की बेसिस पे पे करते हैं एंड हाउ डू वी मेक अ स्केड्यूल ऑफ दिस नोट्स पेबल इंस्टॉलमेंट्स।